हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? बिल्कुल ठीक ना। आज के इस वीडियो में हम हमारे साइंस का टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन हम हिंदी में बोले तो घर्षण। आज हम घर्षण के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करना। सो बिना देरी करें लेट्स बिगिन द वीडियो। हैं अब देखो, हमें सबसे पहले समझना होगा फ्रिक्शन है क्या, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? घर्षण। अब देखो, इट इज़ ए फोर्स, ये एक तरह की फोर्स होती है विच एक्ट व्हेन टू सरफेस रब ईच अदर। जब दो सरफेस एक दूसरे को रगड़ती है, एक दूसरे पे घर्षण होता है उन दोनों का, उसे हम कहते हैं हमारा फ्रिक्शन। लाइक आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो, ये ब्लॉक है एक, ये क्या है? ये एक ब्लॉक है। इसको हमने नाम दे दिया सरफेस 1। इसको हमने नाम दे दिया सरफेस 1। ये हमारा सरफेस 1 है। एंड नीचे जो है यहाँ पर, इसे हमने नाम दे दिया सरफेस 2। इन दोनों के बीच जो घर्षण हो रहा है उसे हम कहते हैं फ्रिक्शन। इन दोनों के बीच जो घर्षण हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? फ्रिक्शन कहेंगे, क्योंकि दोनों रब हो रहे हैं ना आपस में। तो ये कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स है। ओके, तो ये तो हमें फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो गया। फ्रिक्शन के कितने टाइप्स होते हैं हमारे 3 टाइप्स: स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। ओके, सो ये है हमारे फ्रिक्शन के 3 टाइप्स। ओके, इनको थोड़ा याद रखना। एंड सबसे पहला स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है? यहाँ पर आप फोटो में देख रहे हो, एक बॉडी है, इसे मान लो आप एक ब्लॉक है, उस पर हमने धक्का लगाया लेकिन वो हिला नहीं, उसमें कोई मोशन में चेंज नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा फ्रिक्शन है, वो आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप कि फ्रिक्शन है वो काम क्या करता है? वो ये काम करता है कि जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। ओके, ये बड़े एफ को में फोर्स है, बड़ा एफ फोर्स है एंड ये छोटा एफ फ्रिक्शन है। ओके, तो फ्रिक्शन हमेशा फोर्स के अपोजिट काम करता है। फ्रिक्शन नहीं चाहता कि कोई भी बॉडी मूव हो। ओके, ये है इन जो लोगों का दुश्मन ही है भाई, ये नहीं होने देना चाहता इन्हें मूव। यूँ करके याद रख लो तुम। ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन वो होता है जिसमें हम अपनी फोर्स तो लगा रहे हैं, हम अपनी फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन वो हिला नहीं है। लाइक आप यहाँ पर देखिए, अपनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक ब्लॉक पे और उसको धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये हमारा एक ब्लॉक है, सपोज करें ये हमारा एक ब्लॉक है, सपोज करें ये इस पे क्या कर रहा है? इस पे फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहे हैं। मैं बड़े एफ से फोर्स को डिनोट करूँगा। ओके, तो ये फोर्स लगा रहा है लेकिन ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा। ये क्यों मूव नहीं कर रहा? क्योंकि फ्रिक्शन जो है, मैं छोटे एफ से फ्रिक्शन को डिनोट करूँगा। ओके, ये जो फ्रिक्शन जो है ये इसे मूव करने नहीं दे रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। यही वजह है कि ये ब्लॉक आगे नहीं जा रहा और यही है स्टैटिक फ्रिक्शन। जब भी कोई आप फोर्स लगाओ किसी ऑब्जेक्ट पे और वो हिले ना, लेकिन आप फोर्स तो लगा रहे हो, वो हिल नहीं रहा है, लेकिन इसे हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, लेकिन ये हिल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि हमने ये पढ़ा है, न्यूटन ने भी कहा है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे अपनी फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसे मूव करना चाहिए, उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कोई चेंज नहीं आ रहा। ऐसा क्यों हुआ? इसके बारे में हम वीडियो में आखिर में जानेंगे, तो वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिए। ओके, तो इसी के साथ हम ये भी जान लेते हैं, ये मूव नहीं कर रहा है यहाँ पर क्योंकि फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन क्या है? ये दोनों रब हो रहे हैं तो यहाँ फ्रिक्शन बन रहा है। अब सपोज करें ये मूव नहीं कर रहा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये मूव नहीं कर रहा हमारा। लेकिन अगर हम लें एक आइस का सरफेस, ये सपोज करें आइस का सरफेस, इस पे हमने रख दी कोई चीज़, रख दी कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, हमने देखा वो ऑब्जेक्ट भी स्मूथ है और आइस सरफेस भी स्मूथ है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये स्मूथ नहीं होते इतना। आप आगे इसको भेजोगे रुकेगा कहीं ना कहीं जाके ही, बेशक से वो स्मूथ हो, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोपिक तरीके से देखोगे तो उसके अंदर कुछ ऊपर नीचे ऐसे रहता ही है, इरेगुलरिटीज रहती है। तो इस वजह से होता क्या है, ये हमारी है सपोज आइस वाली सरफेस
एंड हमारी ये है ऊपर वाली जो हमारा बॉक्स कोई सा भी रखा हुआ है उसकी सरफेस। अब होता क्या है, जब ये रखे रहते हैं तो इनके ये जो होते हैं ये पीक्स वैलीज मैं बोल देता हूँ, ये होते हैं, ये आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं, आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं, जिस वजह से ये मूव नहीं कर पाता आसानी से, आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है इस पर। ओके, सो अब बढ़ते हैं अगले टाइप के फोर्स की ओर। सो गाइस, अगले टाइप का फोर्स क्या है? अगले टाइप का फोर्स है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब देखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, चलो आपने स्टैटिक फ्रिक्शन है, अभी आप उसको धक्का दे रहे हो लेकिन वो हिल नहीं रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। ओके, अब आपने थोड़ा दम लगाया, उस पर और ज़ोर लगाया, नहीं हिला, आपने और ज़ोर लगाया, वो आगे बढ़ गया। ठीक है, अब यूँ तो है नहीं, आपने एक बार ज़ोर लगा के उसे आगे मोशन में ला दिया, उसे उसकी वेलोसिटी में चेंज कर दिया, उसको मोशन में ला दिया, तो ऐसा तो है ही नहीं वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। चलो मान लो आपको एक बॉक्स है, उसको आपको धकेल के पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाना है। ओके, इतना आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना है। अब आप इस पर धक्का लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, आप नहीं हिल रहा और आप फोर्स भी लगा रहे हो, इसका मतलब ये तो स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ। लेकिन आप उस पर धक्का लगाया, ज़ोर से लगाया, वो आगे बढ़ गया। अब यूँ तो है नहीं आपने धक्का मार दिया वो आगे चलता ही जाएगा, रुकेगा, जरूरी थोड़ी पॉइंट बी तक पहुँच ही जाए। तो हमने धक्का लगाया, जैसे ही वो हिला हम उसके साथ साथ फोर्स लगाते गए, उसको फोर्स लगाते गए। ठीक है, सो ओके, फोर्स लगाया हमने तो ये मोशन में चलता रहा। ओके, हमने जो फोर्स लगाया ये फोर्स हमने इसलिए लगाया, लाइक मान लो आप इन तीनों को मैं एक साथ आपको समझाता हूँ। ये जो हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को भी कुछ इसी एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब देखो, आपने इसको धक्का मारने की कोशिश की लेकिन ये क्या नहीं हुआ, हिला नहीं है, अभी हिला ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है ना, एक्ट कर रहा है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, अब आपने इसको दम लगाया ज़ोर से और ये खिसक गया, आगे की तरफ मूव करने लग गया ये। अब यूँ तो है नहीं, एक बार आपने धक्का मार दिया तो अपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये अपने आप चला जाएगा, मतलब जहाँ तक आपको लेके जाना है वहाँ अपने आप ही चला जाएगा, आपको कंटिन्यू उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा ना। अब देखो, एक तो आपने फोर्स लगाया स्टार्टिंग में उसको हिलाने के लिए, जिसका मैं नाम देता हूँ F1। एक आपने फोर्स लगाया उसे कंटिन्यू मोशन में रखने के लिए, ताकि वो कंटिन्यूसली मूव करे, कंटिन्यूसली मोशन में रहे। दोनों अलग फोर्स हैं, F1 और F2। अब देखो, F1 उसे हिलाने के लिए हमने अप्लाई किया, F1 उसे किस लिए अप्लाई किया, हिलाने के लिए, और F2 उसे मोशन में कंटिन्यू रखने के लिए। अब जो F2 फोर्स लगाया इसे हम कह सकते हैं हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, अब देखो, अब बढ़ते हैं अगले टाइप्स की ओर। अब गाइस यहाँ पर अगला टाइप क्या है, अगला टाइप है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन नाम से बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा है क्या होता है इसके अंदर बस रोल होता है, कुछ टायर जाए समझ लो आप, रोलिंग होता है, इसमें रोल होता है चीज़ें। ओके, तो यहाँ पर होता क्या है रोलिंग मोशन में, देखो इसी एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक तो हमने F1 फोर्स लगाया, उसको क्या करने के लिए, हिलाने के लिए। हमने F1 फोर्स लगाया, फिर हमने कौन सा फोर्स लगाया, F2 फोर्स लगाया, ताकि वो मोशन में कंटिन्यू बना रहे। ठीक है, अब आपसे किसी ने कह दिया भाई क्यों इतनी मेहनत कर रहा है यार तू, इजी से तरीका बताता हूँ मैं तेरे को, एक काम कर इस बॉक्स के नीचे व्हील्स लगा दे, आसानी से तू ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुँच जाएगा। तो भाई अब उसने व्हील लगाए और उसने आगे बढ़ाया, अब F3 उसने फोर्स लगाई, तीनों फोर्सेस की पावर अलग है। ओके, तीनों फोर्सेस की पावर अलग है, ये ध्यान रखना। F1 में आप अलग फोर्स लगा रहे हो, F2 में आप अलग फोर्स लगा रहे हो, F3 में आप अलग फोर्स लगा रहे हो, सब फोर्स में आप अलग फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब देखो, लाइक आप सपोज करो F1 वाला मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन वाला जो फोर्स है उसमें आपने लगाया 3 न्यूटन का फोर्स। न्यूटन एक यूनिट होती है आपकी फोर्स वगैरह की, तो मैं इसे एन से डिनोट करना होता है हमें। 3 न्यूटन का फोर्स लगाया स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर स्टार्टिंग में, फिर इसको मोशन में कंटिन्यू रखने के लिए आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया। ओके, अब आपने रोल
जो किया उसको, उस पर रोलिंग मोशन जो अप्लाई किया आपने, रोलिंग फ्रिक्शन जो अप्लाई किया, उसमें आपने ओनली 1 N का फोर्स लगाया। अब यह डिफरेंस आ रहा है ना, देखो कितना डिफरेंस है। आपने स्टैटिक फ्रिक्शन में ज़्यादा फोर्स लगाया, फिर उसके बाद कम, उससे थोड़ा कम हुए तो हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और उससे और कम हुए तो रोलिंग फ्रिक्शन। तो हम क्या कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा फोर्स कौन से फ्रिक्शन में लगाना पड़ता है? ऑब्वियसली स्टैटिक फ्रिक्शन में। क्योंकि अब होता क्या है, अब आपको डीपली थोड़ा समझाता हूँ। अब देखो यहाँ पर आप जैसे स्टार्टिंग में इसको धक्का दिया, ये हिला नहीं। अब ये क्यों नहीं हिला? क्योंकि मैंने आपको बताया था इंटरलॉक हो जाते हैं आपस में, ऊपर नीचे होती है सरफेस, ये आपको पता ही है, जिस वजह से ये क्या हो जाती है, वो इंटरलॉक हो जाती है। ये कुछ इस तरह इंटरलॉक हो जाती है, जिससे इसको हिला पाना इतना ईजी नहीं होता है। ओके, ईजी नहीं होता है। लेकिन अगर आपने इसको फोर्स लगा के इसको इंटरलॉक से हटा दिया, इसको हिला दिया, तो आप स्लाइड करते हुए आप उसको धक्का देते जाओगे, फिर इनको, ये जो है ना आपके, ये जो सरफेस है, इनको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि ये आपस में इंटरलॉक हो जाए। ओके, इनको इतना टाइम नहीं मिलने वाला है कि आपस में इंटरलॉक हो जाए। आप इसको धक्का कंटिन्यू मारे तो इसको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि अच्छे से परफेक्टली इंटरलॉक हो जाए। सो इसी वजह से थोड़ा कम फोर्स लगाना पड़ता है इसमें। अब रोलिंग में क्या होता है, हमारा रोलिंग में तो क्या होता है, पहिए हैं, पहिए की सरफेस भी ऊपर नीचे होती है। ऐसा होता ही नहीं है कि कोई सरफेस बिल्कुल परफेक्टली प्लेन हो, माइक्रोस्कोप से भी देखा जाए तो, है ना। तो पहिए की भी ऊपर नीचे होती हैं, एंड हमारी दूसरी सरफेस ले लो ज़मीन वाली, उसकी भी होती है। लेकिन जब ये घूम रही है तो अलग अलग टाइप की सरफेसेस पे आती हैं, ये थोड़ा और स्पीड में हो जाता है, इस वजह से ये इसमें कम फोर्स लगानी पड़ती है। ओके, सो ये था हमारे तीनों टाइप्स। अब इसके थोड़े एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस नंबर 1, वैसे इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, लेकिन हम इनमें से कुछ समझेंगे। ओके, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम स्लाइडिंग एंड वॉकिंग। अगर हम चल रहे हैं, है ना, हम चल रहे हैं तो हमें गिरने से बचाता है फ्रिक्शन। ऐसे तो हम कभी भी चलेंगे, जैसे ही अगला पाँव रखा और फिसल गए, लेकिन फ्रिक्शन ऐसा होने नहीं देता है ना। अब दूसरा क्या है, इट असिस्ट इन ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ द कार। ये ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ द कार के ब्रेक सिस्टम में भी यूज़ होता है, कार को रोकने के लिए। ओके, एंड सम आर हेयर। थर्ड है, इट हेल्प्स इन शार्पनिंग एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को शार्प करने के लिए आपके पेंसिल ही लगा दो, अब ब्लेड के बीच फ्रिक्शन, ब्लेड और पेंसिल के बीच फ्रिक्शन होता है, इस वजह से वो छिलती है पेंसिल। ओके, इट आल्सो असिस्ट इन ग्राइंडिंग। आपकी पीसने को भी, जैसे आप मिक्सी में पीसते हो ना, उसे हम ग्राइंडनिंग कहते हैं, पीसना, तो ग्राइंडिंग में भी हेल्प करता है। इट असिस्ट इन होल्डिंग बेल्ट फर्मली इन मशीन। ये हमारे बेल्ट्स को होल्ड करने के लिए मशीन के अंदर यूज़ होता है। और एक और मैं आपको यूज़ बताऊँ तो, अगर आप अपनी बोतल को पकड़ते हो तो ये उसमें भी यूज़ होता है। अगर आप बोतल को पकड़ते हो, अगर फ्रिक्शन ही ना हो उसमें, तो वो बोतल आपके हाथ से ही गिर जाएगी, आपके हाथ में रहेगी नहीं वो, इसलिए ये भी होता है एक। एंड अब बढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस की ओर। एंड ये डिसएडवांटेजेस, इट जनरेट अनवांटेड हीट। ये हीट जनरेट करता है जो हमें चाहिए नहीं उस वक्त अभी, लेकिन ये फिर भी जनरेट करता है। इट कॉज वियर एंड टीयर इन मूविंग पार्ट ऑफ मशीन। ये मशीन्स के मूविंग पार्ट, चलते हुए पार्ट को ख़राब वगैरह कर देता है। इट रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन। ये मशीन की एफिशिएंसी को भी कम कर देता है। ये थे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। चलो, तो अब हमने स्टार्टिंग एक एग्जांपल में ये देखा था कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे थोड़ा फोर्स लगाते हैं वो हिलता नहीं है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि न्यूटन का है लॉ, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा, वो ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा, उसकी वेलोसिटी में चेंज होएगा। लेकिन हम एक ब्लॉक लेते हैं, हमने स्टार्टिंग के एग्जांपल में देखा भी था, हम एक ब्लॉक ले रहे हैं, उस पर हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया, लाइक 1 न्यूटन का फोर्स हमने अप्लाई किया उसके ऊपर, 1 N का फोर्स हमने अप्लाई किया, लेकिन वो हिला नहीं। ऐसा क्यों हुआ? तो अभी हम इस चीज़ को भी समझेंगे। ओके, सबसे पहले हमें इसके लिए फ्रिक्शन के 2 इम्पोर्टेंट पार्ट को समझना होगा। वो है बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, सो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है?
सपोज करें एक टेबल है, उसके ऊपर आपने एक ब्लॉक रख दिया, कुछ चीज़ रख दी। एक तरफ से आप उसे खींच रहे हो 3 न्यूटन की फोर्स से, और दूसरी तरफ उसके अपोजिट में ही आप उसे खींच रहे हो 3 न्यूटन के फोर्स से ही। मतलब दोनों तरफ से आप बराबर फोर्स लगा के, बिल्कुल बराबर फोर्स लगा के खींच रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो दोनों तरफ एकदम बराबर। सो इसे हम कहते हैं बैलेंस फोर्स, जहाँ पर नेट फोर्स मतलब पूरे का मिला के जो फोर्स बनेगा वो ज़ीरो होगा। मतलब जिस ऑब्जेक्ट पे हम दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रह जाएगा, वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं हिलेगा। ओके, सो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 3 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन इक्वल 0। कुछ नहीं, वो ऑब्जेक्ट वहीं रेस्ट पे रह जाएगा। ओके, अब अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? अब नाम से ही पता चल रहा है अनबैलेंस्ड, तो इसका उल्टा हो जाएगा। एक तरफ हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और दूसरी तरफ हमने 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ऑब्वियसली हमारा 3 न्यूटन के फोर्स की तरफ मूव करेगा, क्योंकि वहाँ पर हम ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं। इसे हम कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, सो नेट फोर्स हम इस तरह लिख सकते हैं 3n माइनस 1n इक्वल 2n, मतलब वो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। ओके, सो ये होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अब हमें उसी एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। अब गाइज, इस एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था कि हम इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 1n का, लेकिन ये मूवमेंट नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? अब देखते हैं। चलो, सपोज करो आप एक ब्लॉक को खिसका रहे हो, आपने उस पर फोर्स लगाया 1n का। आपने कितने का फोर्स लगाया? 1n का फोर्स लगाया। ओके, आपने 1n का फोर्स उस पर अप्लाई कर दिया, लेकिन वो बॉक्स हिला नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसके अपोजिट काम करेगा, ये आपको पता ही है ना। तो वो भी ऑटोमेटिक अपने आप को 1n का कर लेगा। ओके, समझ आई बात? अगर आप यहाँ पर 1n का फोर्स लगा रहे हो और ये नहीं हिल रहा, इट मीन्स यहाँ पर एक बैलेंस्ड फोर्स है। लेकिन वो कौन लगा रहा है वो बैलेंस फोर्स? एक तो हम लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ से कौन लगा रहा है? उसे लगा रहे हैं हमारे फ्रिक्शनल फोर्स, उसे अप्लाई कर रही है। ओके, वो भी 1 न्यूटन का ही फोर्स लगा रही है। जितने का हम फोर्स लगा रहे हैं 1 न्यूटन का, उतना ही वो भी अप्लाई कर रही है। ओके, सो चलो, हमने थोड़ा और ज़ोर लगा दिया इस पर। एक सेकेंड, हाँ, हमने अब थोड़ा इस पर और ज़ोर लगा दिया, इसको 2 न्यूटन का कर दिया, नहीं हिला ये। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो होता है ना हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, ये होता है सेल्फ एडजस्टिंग, एडजस्ट कर लेता है, ये खुद को एडजस्ट कर लेता है ये। अगर हमने 2n का फोर्स लगा दिया तो ये अपने आप को ऑटोमेटिक 2n का कर लेगा। अब आप कहोगे ऐसे तो कोई ऑब्जेक्ट हिलेगा ही नहीं, लेकिन हिलेगा। अब आपने थोड़ा और बढ़ाया, और बढ़ाते गए, 3 कर दिया, 4 5 6 7 8 9 10 10 के बाद आपने जैसे ही 11 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये आगे की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा क्यों? 11 न्यूटन के फोर्स पे ही क्यों हुआ? ये पहले क्यों नहीं हुआ? पहले इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये सेल्फ एडजस्टिंग है ना, इसने खुद को एडजस्ट कर लिया। लेकिन इसकी लिमिट होती है, इसकी क्या होती है? लिमिट होती है फ्रिक्शनल फोर्स की। अपने आप को एक लिमिट तक ही ये हैंडल कर सकता है, बैलेंस फोर्स कर सकता है। सो ओके, ये 10 न्यूटन तक इसकी लिमिट थी, इसने 10 न्यूटन का भी फोर्स लगा दिया, दोनों तरफ बैलेंस अब बना रहा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर फोर्स बढ़ाया गया, इसकी लिमिट क्रॉस हो गई, ये 10 पे ही रहा और वो 11 पे आ गया। मतलब ये एक अनबैलेंस्ड फोर्स बन गई, और जिस तरफ ज़्यादा फोर्स लगाया गया उस तरफ बॉडी मूव करी। ओके, अब हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि कहाँ तक होगी इसकी लिमिट? ये डिपेंड करता है उसके वेट पे, जिस ऑब्जेक्ट को हम खिसका रहे हैं आगे की तरफ, और डिपेंड करता है उसके सरफेस पे जो उसके कांटेक्ट में है। सरफेस पे क्यों डिपेंड करता है? सरफेस की रफनेस के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी रफ सरफेस है, कितनी स्मूथ है, इसी पे डिपेंड करता है। ओके, ये क्लियर हो गया अब हमें डाउट भी। सो अगर हम यहाँ पर 12n का लगाते हैं फोर्स, एक सेकेंड, अगर हम यहाँ पर 12n का फोर्स लगाते हैं और इसकी लिमिट कितनी है? 10n फ्रिक्शनल फोर्स की, तो क्या ये मूव करेगा? जी हाँ, ऑब्वियसली करेगा मूव। इसके वेलोसिटी में ऑब्वियसली चेंज आएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा नेट फोर्स कुछ इस तरह लिखेंगे हम, हमारा 12 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन इक्वल 2, मतलब ज़्यादा फोर्स हुआ यहाँ पर। सो इसी वजह से हमारे ये उस तरफ मूव करेगा,
फ्रिक्शनल फोर्स की लिमिट क्रॉस होते ही ये जिस डायरेक्शन में जाने की इसकी टेंडेंसी है वहीं पर ये मूव करेगा। ओके, सो ये थी आज की वीडियो। सो होप आपको समझ आया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।